जैसा कि मैंने पहले बताया, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आरओ आईआरओ हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। तो बीपीएससी के लिए हम लोग साइंस को पढ़ेंगे और ये बहुत ही मस्त किताब है, ये बहुत ही बढ़िया इसमें दिया है। देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें बस वही पढ़ेंगे। अक्सर पूछा जाता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, याद रखेंगे लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस। लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस, कहीं कहीं पर इसे ट्रेवेनियस भी कहते हैं। जनक जीव विज्ञान के अरस्तु हैं। अब यहाँ पर देखिए एपीकल्चर के आगे मधुमक्खी बनी हुई है, तो एपीकल्चर प्रमुख शब्दावलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी पालन है, एवी कल्चर पक्षी पालन है, इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिएगा। पीसी कल्चर मछली पालन है। सेरीकल्चर रेशम कीट, पीसी मछली दिखाई दे रहा है, पीस के मसालेदार बनाइए। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर देखिए रेशम कीट पालन है, रेशम के कीट का पालन, उसमें रेशम कीट बना भी हुआ है। सिल्वीकल्चर देखिए वन बना हुआ है, वन संवर्धन है। ओलैरिकल्चर, ओलैरिकल्चर में वेजिटेबल बना है, सब्जियों की कृषि की जाती है। हार्टिकल्चर बागवानी की जाती है। पोमोलॉजी फलों की खेती से संबंधित है। विटिकल्चर काला और हरा दोनों अंगूर बना है। एग्रोनॉमी फसलों की खेती। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, कभी कभी पूछता है। जूलॉजी बॉटनी सबको पता होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पेडोलॉजी। अगर आप अपना स्क्रीन सेट करके देखेंगे तो दिखाई देगा। मृदा का अध्ययन, देखो जेरेंटोलॉजी मनुष्य की वृद्धावस्थी है, वृद्धावस्था से संबंधित है, उसके अध्ययन से है। अस्थियों से अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस तथा ऑस्टियोमलासिया एक प्रकार के अस्थि रोग हैं और आपने देखा होगा, इसलिए वहाँ पर क्या है कि अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। साथ ही साथ पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोफोलॉजी, पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोफोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए आप लोग। उसके बाद है उभयचर सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। अब ध्यान देंगे लैमार्कवाद है। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत, मतलब जिसमें ये था कि जो सांप के पैर गायब हो गए या जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, अंगों के उपयोग और अनुपयोग से संबंधित जो सिद्धांत दिया लैमार्क ने दिया है। इनकी किताब फिलॉसफी जूलॉजिक है, थोड़ा देख लेते हैं इसको बारे में बस। डार्विनवाद, ये प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत इन्होंने दिया था चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद है म्यूटेशन वाला ह्यूगो डोब्रिज। अरे भाई एक्समैन सीरीज वाली फिल्में आप जो देखते हैं वो म्यूटेशन पे ही तो है। ये दिया था हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो लैमार्कवाद लैमार्क हैं, डार्विनवाद डार्विन है, उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डो ब्रिज हैं, जिसके बारे में आप जान भी रहे हैं, फिल्में भी आपने देखी होगी अक्सर। इसमें वही लैमार्कवाद के अनुसार अंगों के अनुपयोग प्रत्योग का मतलब है। इसमें कोई खास ऐसा नहीं है कि अब जो इसको बताया जाए। और हाँ, ये आप देख सकते हैं कभी कभी पूछा जाता है, जो सबसे सरीसृपों की उन्नति जो दिया गया है, इसको छोड़ करके हम लोग देखते हैं कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है। डायनासोर की विलुप्ति हम देख लेते हैं, क्रिटेशियस में है, ठीक है। और विलुप्ति के अलावा इसमें कोई और कोई मुझे ये इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता दिया। देखिए ट्रासिक जुरासिक में आपको पता है डायनासोरों के लिए था। मानव का क्वार्टनरी है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग वर्गीकी। अगर आपसे कोई पूछे वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो याद रखेंगे कैरोलस लीनियस। और 5 जगत 5 किंगडम जो था, 5 किंगडम्स ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो विटेकर ने दिया है समानताओं के आधार पर। तो 5 जगत वाला याद रखेंगे, मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, फंगी है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, कवक है, पादप है, जंतु है। देखिए मोनेरा में
एक कोश की जीव आते हैं, जबकि प्रोटिस्टा में भी एक कोश की जीव आते हैं, लेकिन मोनेरा में एक कोश के जो जीव आते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। अभी हम लोग कोशिका में पढ़ लेंगे, मतलब जितना हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें नीट या आईआईटी की तैयारी नहीं करनी है, हमें केवल अपना उतना ही जानना है जितना हमारे लिए सिलेबस पर्याप्त हो। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं एक कोश की होते हैं, इतना याद रखिएगा। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कुछ अंतर होता है, मतलब केंद्रक विकसित नहीं होता है, 70S और 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीसोसोम पाए जाते हैं, मतलब कई चीज़ें होती हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो समझ लीजिए पूर्णतया उन्नत कोशिका नहीं है। एक कोश की जीव प्रोकैरियोटिक जीव, इसमें माइकोप्लाज्मा आता है, सबसे छोटा जीव है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, एक कोश की है, प्रजनन कर सकता है, पूछा भी जाता है, जीवाणु। और साइनोबैक्टीरियम कई साइनोबैक्टीरिया आपको पता है कि खाद के काम बनाने आते हैं, जो जैव उर्वरक में आते हैं। दूसरा प्रोटिस्टा, ये भी एक कोश की है, लेकिन इसमें यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिसमें शैवाल आता है, प्रोटोजोआ होता है। देखिए प्रोटोजोआ ये पूछा जा सकता है कि प्रोटिस्टा में आएगा कि मोनेरा में आएगा, जबकि एक कोश की है, क्योंकि अमीबा हो गया और इससे कई चीज़ें बीमारी होती हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कवक इनका एक अलग ही है, यूकैरियोटिक होते हैं, अधिकांशतः बहुकोशिकी होते हैं। और ईस्ट मशरूम है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन निर्मित होती है। पादप ये स्वपोषी होते हैं, ठीक। उसके बाद आपको पता है ये पूरा पादप पे ही सब लोग डिपेंडेंट होते हैं भोजन के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और इसमें तमाम संवहनी ऊतक के आधार पर, टिश्यूज़ के आधार पर, फूल और बीजों के आधार पर हम देखेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। अनावृत, आवृत बीजी पादप हो गया, जंतु। एनिमेलिया में हम लोग सभी आते हैं, कशेरुकी या कसरुकी सभी आएंगे। अब देखिए मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसमें माइकोप्लाज्मा को देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है, प्रजनन में समर्थ है। साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल है। जीवाणु सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, दो प्रकार के होते हैं, परपोषी और स्वपोषी। ये स्वपोषी लेकिन नीलहरित शैवाल से नहीं होते हैं, ये होते हैं रासायन संश्लेषण से। कवक जो होते हैं ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये थैलोफाइटा जैसे होते हैं। ये क्या हैं, परपोषी हैं। काइटिन निर्मित इनकी कोशिका भित्ति होती है। कवक का अध्ययन अक्सर पूछा गया है कई एग्जाम में, तो माइकोलॉजी है। कवक धन शैवाल लाइकेन होते हैं। उदाहरण खमीर, कुकुरमुत्ता और राइजोप्स हैं। चलिए इसमें इतना ही है। जहाँ मुझे लगेगा, देखो प्रोटिस्टा में याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था ये एक नया किंगडम है, इसमें पादप के साथ साथ कुछ जंतु हैं, यूग्लिना भी इसमें है, तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ जो होते हैं और यूग्लिना जो होता है और डायटम जो होता है ये सभी प्रोटिस्टा में आते हैं। पादप जगत का वर्गीकरण देख लेते हैं। थैलोफाइटा सरल, ये पादप जगत में भी कितने हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो थैले को ब्रायो के साथ टेरिडो किया, पहले थैला में जो है ब्रोंकली वाली ब्रायो आया हरी हरी, फिर टेरिडो आया फाइटा के साथ, तब जिम्नो आया, तब एंजियो आया। अब देखते हैं थैली में क्या आएगा। सबसे पहले सरल शारीरिक संरचना, शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, सर्वव्यापी। उदाहरण स्पायरोगायरा, याद रखेंगे। थैलोफाइटा है, स्पायरोगायरा। ब्रायोफाइटा उभयचर है, किसका, ये पादप उभयचर कहलाता है। संवहनी ऊतक अनुपस्थित है, ठीक। मांस और मर्केसिया। टेरिडोफाइटा संवहनी ऊतक उपस्थित हैं। फर्न, हार्सिटेला, मार्सिलिया। जिम्नोस्पर्म दो शब्द से बना है, जिम्नोधन, स्पर्मा। जिम्नो मतलब नग्न, स्पर्मा मतलब बीज। बहुवर्षीय सदाबहार, पाइनस और साइकस। एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, एंजियो मतलब ढका हुआ, जिम्नो मतलब नग्न। अन्य नाम पुष्पीय पादप, फलदार। उदाहरण आम, अमरूद, पपीता। अब देखिए पादपों में भी दो होते हैं, क्रिप्टोगैमी जिनमें फूल होता नहीं, फेंड्रोगैमी जिनमें फूल होता है। क्रिप्टोगैमी में थैला, ब्रायो, टायरिडो तीनों आएंगे फाइटा वाले। बीज उत्पन्न करने में तो सक्षम है, लेकिन जो जनन अंग होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। लेकिन जो फेंड्रोगैमी होते हैं जिनमें फूल जब है तो बीज आएगा ही। पूर्ण विकसित जननांग बीज उत्पन्न करने में सक्षम, इनमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो याद रखेंगे इसको। कुछ प्राणी जगत का वर्गीकरण है।
इसमें असल में अगर कोशिका के आधार पर कभी पूछ लिया जाए, कोशिका के आधार पर केवल जीव पोरीफोरक होता है, क्योंकि आपको पता है कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर का निर्माण होता है। लेकिन ये विकसित जीवों के बारे में है। पोरीफोरा एक जो कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय नहीं, कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें ऊतक नहीं होता है। फिर उसके बाद सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज में बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहक, इसमें देह गुहा नहीं है। जबकि नेमेटोड जैसे एसके हेलमिन्थीज में इसमें कूट देह गुहाधारी होते हैं। और देह गुहाधारी में असल में आगे चल के आएगा मीसोडर्म, जिसमें एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है। आर्थ्रोपोडा कीटों का है जो सबसे बड़ा है, मोलस्का आपको पता है वही है। अंतःस्तर थैली से देह गुहा, इसमें दो हैं, नोटोकार्ड विहीन जिसे काइनोडर्मेटा और नोटोकार्ड युक्त जिसे कार्डेटा कहते हैं। ऐसे आप लोग इसमें देखेंगे, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है जो हमारे एग्ज़ाम के प्रॉस्पेक्टिस पे रहता है, ये कभी कभी आ जाता है। पादप जगत का वर्गीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभेदित पादप शरीर, बिना संवहनी ऊतक के ब्रायोफाइटा है, संवहनी ऊतक युक्त तथा बीज रहित टेरिडोफाइटा है। फिर बीज युक्त में द्विबीजपत्री हैं और एकल बीजपत्री हैं। और बिना विभेदन वाले थैलोफाइटा है, पहले बता दिया था, थैला शुरू में आएगा, ब्रायो फिर आया, फिर संवहनी ऊतक तो है टेरिडो में, लेकिन बीज रहित है। इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सिलेंट्रेटा, ये याद रखिएगा, मूंगा जो है, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, ये कभी कभी आप याद रखिएगा मोलस्का में आएंगे। सिलेंट्रेटा सॉरी आएंगे, जिसे निडेरिया भी कहते हैं। तो सिलेंट्रेटा जिसे निडेरिया भी कहते हैं, मूंगा, तो ये वैसे भी आपको मूंगा पे टिप्पणी लिखने के लिए भी आएगा, तो कम से कम इतना आप जानते रहेंगे, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है टोनीफेरा है, अधिकांशतः पारदर्शी हैं। और हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थीज में लीवर फ्लूक, ये एक जीवाणु है जो आपके लीवर के साथ रहता है, उभयलिंगी होता है। याद रखिएगा, इसका अविकसित पाचन तंत्र होता है, इसीलिए आपके शरीर में लगा रहता है। केंचुआ, जोंक, नॉरिस कभी कभी पूछ लिया जाता है, एनेलिडा में होते हैं। सीटी द्वारा प्रलचनन होता है, ये सीटी वो नहीं होता, ये अलग होता है, ये कभी कभी पूछा जाता है। एक लिंगी व दो लिंगी दोनों हो सकते हैं। एस्के हेलमिन्थीज, ये गोलकृमि आते हैं, थ्रेडवर्म आते हैं, वुचेरिया, जिसमें वुचेरिया जो आपका फाइलेरिया वाला है, अक्सर पूछा जाता है फाइलेरिया किसकी वजह से होता है, तो वुचेरिया नामक कृमि की वजह से होता है। ठीक। उसके बाद झींगा जो मछली है, मछली नहीं है, आपको पता है आर्थ्रोपोडा में आता है, कीट वर्ग में आता है। मोलस्का मैंने आपको पहले ही बता दिया। कार्डेटा, नोटोकार्ड एवं क्लोम छिद्र उपस्थित। इकाइनोडर्मेटा में नोटोकार्ड नहीं होता है। असल में इवोल्यूशन है, धीरे धीरे कैसे हम लोग अविकसित से विकसित की ओर बढ़ेंगे, बस इतनी सी बात है। मत्स्य है, शल्कयुक्त त्वचा है और संतापी होते हैं। द्विकक्षी हृदय होता है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2। स्क्लाइलोमेटा, जिबड़ा रहित कशेरुकी है, ईल के आकार का शरीर, शल्क रहित चिकनी त्वचा, उदाहरण लैम्प्रे। और अब एम्फीबिया में है, 3 कक्षी हृदय होता है, सरीसृप होता है, शल्कयुक्त होता है, त्रिकक्षी हृदय होता है। लेकिन आगे एक जगह हम लोग पढ़ेंगे, किसी एक में 4 मिलेगा, मगरमच्छ में। और उड़ने वाला जो है आपको पता है, स्तनधारी चमगादड़ है, अक्सर पूछा जाता है। यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, जो अगर आपने कर लिया तो इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो हमको लगेगा मछली है पर मछली नहीं है, जैसे जेली फिश, नाम देखिए फिश लग गया है, लेकिन ये है निडेरिया का। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा का है। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा है। कटल फिश मोलस्का है। हैग फिश स्काइलोस्टोमेटा है। डेविल फिश मोलस्का है। क्रे फिश आर्थ्रोपोडा है। रेजर फिश मोलस्का है। तो देखिए, रेजर, क्रे, डेविल, हेग, कटल, सिल्वर, स्टार, जेली। फिर से जेली, स्टार बन जाए, चाहे सिल्वर लगाकर शरीर में, चाहे काट कर किसी को, चाहे हग दे मतलब हग करे, चाहे वो शैतान बने, चाहे किर्राए, चाहे रेजर से दाढ़ी बने, लेकिन ये सब फिश नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो यह है, घोंसला बनाने वाला सांप है किंग कोबरा, कई बार यूपीपीसीएस में भी आया है।
विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है। छिपकली जहरीली नहीं होती, उसकी स्किन में होता है, काटने से कुछ नहीं होगा। जैसे बिचखोपड़ी, गोहा, गोहटी, गो जो भी कहते हैं गांव में, फिर भी उससे कोई दिक्कत नहीं होती। विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली है, हिलोडर्मा गिला मॉन्स्टर। हिलोडर्मा गिला संसार का सबसे जहरीला सांप होता है हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप। अब समुद्री सांप पनकिरवा कहीं गाँव विशाल है। हाइड्रोफिश नाम से लग रहा है कोई फिश उस है। जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप इनलैंड ताइपन। वैसे संसार का सबसे जहरीला, चाहे कोई जमीन पे हो चाहे कोई पानी में हो, तो हाइड्रोफिश है। जबकि जमीन पर इनलैंड ताइपन तड़पाए के मारे। बिल बनाने वाली छिपकली है मेबुइया सिंकक या तो उसे कहा जाता है। तो मेबुइया, हे बुइया कहाँ बिल बनेले हो, इस टाइप के याद रखिए। सरीसृपों का युग कहा जाता है मेसोजोइक युग को। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, उड़ नहीं सकता। सबसे छोटा पक्षी है हामिंग बर्ड। उड़ न सकने वाला पक्षी कीवी और एमू है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है पेरेग्रीन फाल्कन। फाल्कन वो आपने देखा हवाई जहाज से भी है। पक्षियों का वाक्य यंत्र साइरिंग्स या शब्द नहीं होता। सबसे प्राचीन पक्षी है आर्केप्टेरिक्स, जुरासिक युग का। अब बताइए, यहाँ पर देखिए भिन्न नामों वाली वास्तविक मछली। अगर कभी जैसे यहाँ हमने जब पढ़ा था मछली नहीं थी, जेली, स्टार, सिल्वर, कटल, हेग, डेविल, क्रे, ट्रेजर। जबकि फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग पाइप, पैडल, देखो सिल्वर नहीं है गोल्ड है। कैटल नहीं कैट है। ग्लोब है, गोल्ड और ग्लोब दोनों है। पैडल चलेगी तब भी है। समुद्री घोड़ा ये भी है। फ्लाइंग फिश उड़ने वाली, याद रखेंगे। पाइप, फ्लाइंग, पैडल, गोल्ड, ग्लोब, कैट। डॉग फिश है, कुत्ता और बिल्ली दोनों मछली हैं, मतलब डॉग फिश और कैट फिश। 4 कक्षी हृदय वाला सरीसृप एकमात्र मगरमच्छ है। अंडे देने वाला स्तनपायी कौन सा है, एकिडना है एवं प्लेटिप्स है। भारत का विशालतम मृग नहीं लिखा है, गाय की प्रजाति नहीं है। अगर इसका साइंटिफिक वर्गीकरण किया जाएगा तो ये किस में आएगा, मृग में आएगा। उड़ने वाला स्तनधारी स्तनपायी चमगादड़ है। 6 पैरों वाला 6 टांगों वाला जीव कीट वर्ग है। सफ़ेद रक्त वाला तिलचट्टा है। ठोस मूत्र कंगारू चूहा है। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मानव निर्मित अनाज, मानव ने क्रॉस कर दिया है इसे। ट्रिटिकेल गेहूँ प्लस राई। अफीम पोस्ता का कौन सा भाग होता है, अधपका फल होता है। अफीम के पौधे से प्राप्त उत्पाद है नोस्कापिन, मार्फिन और हीरोइन। अब जलीय स्तनपायी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्री शेर, सील या फोका, वालरस, डॉल्फिन, समुद्री गाय, डुगोंग, स्पर्म व्हेल, विशालतम दांत वाली व्हेल और ब्लू व्हेल। ये सब मछली नहीं है, स्तनधारी हैं, याद रखिएगा। ये मछलियों की प्रजाति में नहीं आती है व्हेल, तो ये याद रखेंगे आप। चलिए अब इसके बाद जो होगा वो कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।